हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने दो महत्वपूर्ण कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें एक जो डिजीज थी उसका नाम था एलिफेंटियासिस, बोले तो हाथी पांव रोग, जिसमें जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो कंप्लेन करता है लिम्ब के अंदर, स्पेशली लोअर लिम्ब में स्वेलिंग की। इसके अलावा हमने पढ़ा था काला जार, जहां से एक बहुत महत्वपूर्ण रिपीटेडली क्वेश्चंस आने वाला होता है कि यह इसका जो वेक्टर होता है वह मुख्यतः क्या होता है, सैंड फ्लाइज। तो ये दोनों के दोनों लास्ट डिजीजेस हमने डिस्कस की थी। आज लेकर आए हैं एक नई कम्युनिकेबल डिजीज, इसे आप वेक्टर बॉर्न डिजीज भी कह सकते हैं, प्रोटोजोअल डिजीज भी कह सकते हैं, पैरासाइटिक डिजीज भी कहा जाता है, और डिजीज का नाम है मलेरिया। बहुत कॉमन डिजीज है ये, बहुत सारे दिनों से हर व्यक्ति ने इसका नाम सुना होगा। एग्जामिनर के माइंड में भी बहुत सारे सवाल यहाँ से रहते हैं, स्पेशली इसके कुछ रिसेंट ट्रेंड पे। अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम्स में, जैसे आपका पीजीआई चंडीगढ़ पब्लिक हेल्थ नर्स, वहाँ एक सवाल आया था कि मलेरिया को जीरो ग्रोथ तक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना टारगेट कब तक फिक्स किया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मलेरिया फ्री जीरो ग्रोथ तक कब अपना टारगेट को फिक्स करके रखा हुआ है। दूसरा सवाल यहीं से था, बताओ कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। यह सवाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टाफ नर्स के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्स पीजीआई में यहाँ से सवाल मिला था कि बताओ थिक स्लाइड जो बनाई जाती है मलेरिया में वह क्या इंडिकेट करती है। बहुत सारे सवाल यहाँ से हमें मिलने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं इस डिजीज को, मलेरिया। सबसे पहले तो मैं बात करूं इस डिजीज को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में हम बात करेंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो कुछ रिसेंट फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, रिसेंट फैक्ट हम पढ़ रहे हैं मलेरिया से रिलेटेड। अभी कुछ न्यू क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं। सबसे पहला सवाल यहां से, सबसे ज्यादा मलेरिया के केस वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में है। तो याद रखना है हाईएस्ट मलेरिया बर्डन, हाईएस्ट मलेरिया बर्डन, सबसे ज्यादा मलेरिया का बर्डन जिस कंट्री के पास में है या जिस कंट्री में है वह है साउथ अफ्रीका। कौन सी कंट्री है? अफ्रीका। तो आपका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका जो है यह वह देश है जहां सबसे ज्यादा मलेरिया बर्डन पाया गया है रिसेंटली। अगर वहीं मैं बात करूं भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखना है फोर्थ हाईएस्ट बर्डन इन इंडिया, फोर्थ हाईएस्ट बर्डन इन इंडिया। भारत में मलेरिया का जो बर्डन है वह कौन से स्थान पर है? जवाब होगा फोर्थ। मतलब भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर बाकी कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया की मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो यह फोर्थ नंबर पर आता है, जिसमें मलेरिया बर्डन फोर्थ नंबर पर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कि इंडिया का सबसे ज्यादा मलेरिया वाला एंडेमिक स्टेट कौन सा है? जवाब देंगे उड़ीसा। क्या जवाब देंगे आप? उड़ीसा। इंडिया में वह स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा मलेरिया है, आप बोलेंगे हाईएस्ट मलेरिया एंडेमिक स्टेट इन इंडिया। हाईएस्ट मलेरिया, हाईएस्ट मलेरिया एंडेमिक, एंडेमिक यानी जहां बीमारी पहले से उपस्थित है। हाईएस्ट मलेरिया एंडेमिक स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मलेरिया के केस मिलते हैं या मिल रहे हैं रिसेंटली? आंसर होगा उड़ीसा। क्या आंसर होगा? उड़ीसा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, एमसीक्यू नंबर 4 क्वेश्चन है, बताइए कौन कौन सी कंट्री हैं जो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। यह सवाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और पीजीआई चंडीगढ़ में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। याद रखना है दो कंट्री मलेरिया फ्री हो चुकी हैं और उन कंट्री में है अल्जीरिया और अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना
अर्जेंटीना एंड अल्जीरिया। अल्जीरिया आर मलेरिया फ्री कंट्री। अल्जीरिया और अर्जेंटीना कैसी कंट्री हैं? मलेरिया फ्री कंट्री है। एग्जाम का एमसीक्यू है यह। बताओ कौन सी कंट्री हैं जो मलेरिया फ्री हैं? आपका जवाब होगा कि दो कंट्री हैं, अल्जीरिया और अर्जेंटीना, जो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, बताइए भारत ने मलेरिया की जीरो ग्रोथ या जीरो मलेरिया करने का जो कमिटमेंट किया है वह कौन से साल तक किया है? जवाब होगा 2030 तक। याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट कमिटेड टू जीरो मलेरिया। जीरो मलेरिया का मतलब है खत्म हो जाना। जीरो मलेरिया कब तक? जवाब होगा बाई 2013। 2030 तक हम मलेरिया की जीरो ग्रोथ करना चाहते हैं। यह सवाल पीजीआई चंडीगढ़ पब्लिक हेल्थ नर्स में पूछा गया था कि मलेरिया जो है वह कब तक हम जीरो ग्रोथ करना चाह रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड में? 2030। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मैंने इसके रिसेंट ट्रेंड से रिलेटेड आपके सामने रखे हैं, वन बाई वन एक बार देखिएगा। 5 एमसीक्यू मैंने आपके सामने रखा। सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ पाया जा रहा है अभी वर्ल्ड में? जवाब होगा अफ्रीका। भारत का कौन सा स्थान है इनमें? जवाब होगा 4th नंबर पर इंडिया आता है। वही तीसरा एमसीक्यू यहां से मिल रहा है हमें। बताओ भारत में वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मात्रा में मलेरिया हमें देखने को मिलता है? आपका जवाब होगा कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अगर यहां से तो 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आपका एमसीक्यू नंबर 4 एमसीक्यू था, बताइए कौन कौन सी कंट्रीज मलेरिया फ्री हैं? 2 कंट्री का नाम आपको याद रखना है, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। अल्जीरिया और अर्जेंटीना ये दोनों ऐसी कंट्री हैं जो मलेरिया फ्री हो चुकी हैं। वहीं लास्ट एमसीक्यू यहां रिसेंट में से कि बताओ भारत में जीरो मलेरिया ग्रोथ कौन से साल तक सुनिश्चित किया गया है? जवाब होगा 2030 तक। चलिएगा, इन रिसेंट हिस्ट्री के बाद हम आगे प्रोग्रेस करते हैं और मूव करते हैं हम इस बीमारी से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। बोले तो इस बीमारी के क्या क्या नाम हो सकते हैं? डिजीज के क्या क्या नाम हो सकते हैं? किस प्रकार की ये डिजीज हो सकती है? तो उस पर एमसीक्यू देखिएगा। सबसे पहले यह सवाल आया दिल्ली एम्स 2015 में, बताओ मलेरिया कैसी डिजीज होती है? बैक्टीरियल है, वायरल है, ऐसे सवाल। तो आपको जवाब देना है। सबसे पहला पॉइंट यह होता है प्रोटोजोअल डिजीज। कैसा होता है? प्रोटोजोअल डिजीज, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिजीज होती है मलेरिया। दूसरा पॉइंट, इसे हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज, क्योंकि मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट होती है इसलिए इसे बोलते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न का मतलब है ऐसी बीमारियां जो किसी वेक्टर के द्वारा, किसी वाहक के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं, उन्हें वेक्टर बोर्न डिजीज कहा जाता है। तीसरी डिजीज, इसे पैरासाइटिक डिजीज भी कहते हैं। पैरासाइटिक डिजीज, क्योंकि इसका जो एजेंट है वह पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इसलिए पैरासाइटिक डिजीज भी यह होती है। इसके अलावा वाटर रिलेटेड डिजीज है, क्योंकि मच्छर का जो उत्पादन है वह आपके का जो वाटर के स्टैग्नेशन हो जाते हैं वहां देखने को मिलता है, इसलिए कहा जाता है वाटर रिलेटेड डिजीज। जहां पानी इकट्ठा होगा, बहुत दिनों से गंदा पानी इकट्ठा है, वहां मच्छर के लार्वा विकसित हो जाते हैं और वह आगे चलकर इस बीमारी को स्प्रेड करने में भूमिका निभा सकते हैं। तो प्रोटोजोअल डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज, पैरासाइटिक डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, सबके सब किसके नाम हैं? जवाब होगा मलेरिया के ही नाम है। क्लियर है?
चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इसके एजेंट को लेकर। इसका एजेंट कौन होगा? बोले तो कारक का नाम बताइए, किसके द्वारा मलेरिया होता है? एजेंट क्या है? आपका जवाब होगा एजेंट के नाम पर कि इसका एजेंट होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअल पैरासाइट। प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है इसका एजेंट, और इसकी जो स्पीशीज होती है वह है प्लाज्मोडियम। कौन सी स्पीशीज में आता है? जाति क्या है इसकी? आपका जवाब होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम स्पीशीज में आता है। और टोटल 4 स्पीशीज इसकी होती हैं, 4 टाइप्स इसके होते हैं स्पीशीज के। आपको बोले बताओ कितने टाइप का मलेरिया देखने को मिलता है? यहाँ से भी एग्जाम का एमसीक्यू मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। पहला प्रकार कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है वह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला है इंडिया में, 51%। क्वेश्चन आया हुआ है इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो आपका जवाब यही होगा हाईएस्ट प्रेजेंस इन इंडिया, हाईएस्ट प्रेजेंस इन इंडिया, प्रेजेंस इन इंडिया, या कॉमनेस्ट टाइप इन इंडिया आप कह सकते हैं, कॉमनेस्ट टाइप इन इंडिया। इंडिया में सबसे कॉमन कोज जो है वह यही है, तो आप बोलेंगे कॉमन कोज ऑफ मलेरिया, कोज ऑफ मलेरिया इन इंडिया, कॉमन कोज ऑफ मलेरिया इन इंडिया। इंडिया में मलेरिया का सबसे मुख्य कॉमन खोज क्या है? आपका जवाब होगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जा रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। चलिएगा दूसरे टाइप पर आते हैं, टाइप नंबर 2 बी। यह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है यह पाया जाता है लगभग 48%। कितना? 48% पाया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। अब यहाँ एक और एमसीक्यू, नाम पर ध्यान दीजिएगा। सवाल मिलेगा आपको सबसे डेंजर कौन सा होता है? तो यही होता है, याद रखना है, डेंजर मलेरिया। मलेरिया का सबसे डेंजर रूप कौन सा है? जवाब होगा फैल्सीपेरम। इसी को ही क्या बोला जाता है? ब्लैक वाटर फीवर। याद रखना है, ब्लैक वाटर फीवर, इसे ही ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, आरबीसी टूटती हैं, इसीलिए इसे ब्लैक वाटर फीवर के नाम से जाना जाता है। दोनों एग्जाम के एमसीक्यू हैं। डेंजर मलेरिया कौन सा है? जवाब होगा फैल्सीपेरम। वहीं दूसरा एमसीक्यू, ब्लैक वाटर फीवर किसे कहते हैं? तो भी जवाब होगा आपका फैल्सीपेरम। वजह क्या है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो उस अवस्था में आपका जो रक्त है, ब्लड है, वह ब्लैक कलर का नजर आने लगता है हीमोलाइसिस की वजह से, और यही वजह है इसे ब्लैक वाटर फीवर के नाम से जाना जाता है। 2 टाइप मैंने बताए। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला इंडिया में। दूसरा हमने बात की फैल्सीपेरम, सबसे डेंजर और ब्लैक वाटर फीवर के नाम से पहचाने जाने वाला है। चलिए आगे बात करने वाले हैं हम 3rd टाइप के बारे में। तीसरा जो इसका प्रकार है वह होता है प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल। और लास्ट है प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी। इन दोनों का अनुपात बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर ये पाए जाते हैं। ऐसा याद रखा है कि इनकी अमाउंट लगभग
1% से भी कम पाया जाता है। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है मलेरिया में इनका। मेन कंट्रीब्यूशन जिसका देखा गया है वह वाइवैक्स और फैलसीफेरम ही हैं, जिनमें एक में 51% और दूसरे में 48% की प्रेजेंस पाई गई है। तो अगर सवाल मिले आपको एजेंट से रिलेटेड, आपको याद रखना है यह प्रोटोजोअल पैरासाइटिक डिजीज है। जो जाति है वह प्लाज्मोडियम है। 4 इसके प्रकार होते हैं। सबसे कॉमनेस्ट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला वाइवैक्स, सबसे डेंजर और ब्लैक वाटर फीवर के नाम से पहचाने जाने वाला फैलसीफेरम होता है। क्लियर है यहाँ से? चलिए आगे हम बात करने वाले हैं एजेंट के बाद में, और नेक्स्ट पोर्शन है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट होगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो याद रखना है वेक्टर बोर्न है, बताया मैंने, यानी कि वेक्टर के द्वारा होगी। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन तो यही होना है, और मोस्ट कॉमन क्या होना है, वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न यानी कि किसी मच्छर के काटने से, बेसिकली इसका वेक्टर जो होता है वो मॉस्किटो ही होता है, बात करेंगे हम एनाफिलीज। तो वेक्टर बोर्न है, वेक्टर बाइट के द्वारा यह देखा गया है मच्छर के काटने से। क्लियर है? वेक्टर बाइट, जो वेक्टर आपको काटेगा तब यह डिजीज आप में ट्रांसमिट हो सकती है। इसके अलावा कंजेनाइटल मलेरिया मिल सकता है, माताजी से बच्चे में फैल सकता है। अगर माता को मलेरिया है तो उसके बच्चे में भी मलेरिया हो सकता है, संभावनाएं रखता है यह। और तीसरा है इसके अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट हैं, बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट, उनसे रिलेटेड जब आपकी आरबीसी के अंदर मीरोजोइड प्रवेश करेंगे वो टूटेंगे और बाहर निकलेगा ट्रोफोजोइड, तो उसे बोलते हैं ट्रोफोजोइटिक इंड्यूस्ड मलेरिया, यानी कि ट्रोफोजोइड से होने वाला मलेरिया। तो यह 3 प्रकार के मोस्ट कॉमनली जो आपका है मोड ऑफ ट्रांसमिशन वह तो वेक्टर बोर्न है। इसके अलावा कंजेनाइटल भी मिल सकता है, और ब्लड से, कई बार आपने एक व्यक्ति का ब्लड है दूसरे में चढ़ा दिया तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है मैंने ट्रोफोजोइट्स इंड्यूस्ड मलेरिया, इसका मतलब है कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा। बात समझ में आ रही है? कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा। क्योंकि याद रखना है अगर आपको मलेरिया हुआ है, आपकी आरबीसी के अंदर मीरोजोइड ने प्रवेश किया होगा और आरबीसी को ब्रस्ट किया होगा, इसे इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के नाम से जानते हैं। और जब ब्रस्ट हुई होगी आपकी आरबीसी तो वहां से जो चीज बाहर निकली होगी उसका नाम है ट्रोफोजोइट। यह आपके रक्त में रहती है। अगर आपने यह रक्त किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया, उसे यह बीमारी हो सकती है। तो कहने का मतलब ट्रोफोजोइटिक इंड्यूस्ड मलेरिया हो सकता है। यही वजह है, हम पढ़ेंगे, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो रखा है या हुआ है, उसके बाद 3 साल तक वह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से परे रहता है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में ये ट्रोफोजोइट हो सकते हैं और ये ट्रोफोजोइट की प्रेजेंस उसे किसी दूसरे व्यक्ति को पॉजिटिव करने के लिए सफिशिएंट हो सकती है। इसलिए हम इस ट्रांसमिशन को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित है, यह बीमारी इसी तक सीमित रहे, दूसरे व्यक्ति तक ना फैले। क्लियर है? तो 3 बेसिकली रूट हो गए जिसके द्वारा बीमारी जा रही है। पहला वेक्टर बोर्न कॉमन है, कंजेनाइटल मलेरिया हो गया, ट्रोफोजोइट्स इंड्यूस्ड मलेरिया हो गया, जिसमें कंटामिनेटेड ब्लड प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर को लेकर। इसमें कौन सा वेक्टर होता है, यहां पर भी सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल। अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो बहुत सारे साथियों को इसका जवाब पता होगा। वेक्टर का नाम लेकर कि बताओ इसका वेक्टर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। याद रखना, बहुत कॉमन एमसीक्यू है, बहुत बार रिपीट होता है, बोनस अंक के रूप में आपको मिलेगा। इसका वेक्टर होता है, उसे हम बोलते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या बोलते हैं? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यानी कि जो मच्छरी होती है जिसका नाम है एनोफिलीज, वह इसका वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ एक लोचा है, ध्यान दीजिएगा,
दो प्रकार होते हैं इसके भी। दो प्रकार में पहला है आपका एनोफिलीज क्यूलीफेसियस, नाम याद रखना है क्यूलीफेसियस, क्यूलीफेसियस, और दूसरा है एनोफिलीज स्टीफेंसी, स्टीफेंसी। याद रखना है क्यूलीफेसियस और स्टीफेंसी। देखो नाम में ही दिख रहा है स्टीफेंसी, यह नाम ऐसा नहीं लगता जैसे शहरों का सा नाम हो। स्टीफेंसी, क्लियर है? यानी कि यह कहाँ मिलता है? आपका जवाब होगा अर्बन में, जो शहरी भाग है वहां मिलता है, क्योंकि नाम देखो स्टीफेंसी अंग्रेजों का सा नाम लग रहा है, क्लियर है? क्यूलीफेसियस ये गांव का सा नाम नजर आ रहा है आपको, इसलिए याद रखना है क्यूलीफेसियस कहाँ रहता है। तो आपका जवाब होगा इन रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में जो मलेरिया का वेक्टर पाया जाता है वह क्या मिलता है? क्यूलीफेसियस। और अगर शहरों की बात करें तो स्टीफेंसी। दोनों याद रखने हैं। देखो एग्जाम में सवाल का जवाब कैसे देना है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है विच इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, आंसर आपका होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सवाल आता है विच इज द कॉमनेस्ट मॉस्किटो प्रेजेंट इन एज ए वेक्टर इन रूरल, तो जवाब हो जाएगा जैसे ही रूरल आए क्यूलीफेसियस, या सवाल मिलता है आपको वेक्टर ऑफ मलेरिया इन अर्बन, जवाब होगा स्टीफेंसी। तो जैसा सवाल मिले वैसा ही आपको जवाब देना है, क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं साइकिल के बारे में। बोले तो इसके दो प्रकार के साइकिल होते हैं, सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल। समझिएगा इस साइकिल को, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो प्रकार के साइकिल हैं। यह जो साइकिल है यह ह्यूमन में हो रहा है, आदियों में संपन्न हो रहा है। यह साइकिल मच्छर में संपन्न हो रहा है, बोले तो मॉस्किटो में। एक बात मैं आपको बता दूं, कॉमन सी चीज याद रखना है, मलेरिया में जो मनुष्य प्रजाति है, ह्यूमन प्रजाति है, यह मच्छर को प्रेग्नेंट करती है। मच्छर को हम गैमिट प्रदान करते हैं, मच्छर उन गैमिट को बड़ा कर आपको बाइट करके आपको देगा। मतलब कहने का मतलब है जो सेक्सुअल साइकिल संपन्न होता है वह मॉस्किटो में संपन्न होता है और ह्यूमन में एसेक्सुअल साइकिल संपन्न होता है। अब यहां से कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूं मच्छरी से। मच्छर जब आपको बाइट करता है, मच्छर की लार में, मच्छर की गटम के अंदर एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, उसे हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट। याद रखना है यहां से पहला और इंपॉर्टेंट स्टेज यहां मैं बता रहा हूं, स्पोरोजोइट। कहने का मतलब है आपको बोला जाए बताओ मच्छर से ह्यूमन में कौन सी स्टेज में आता है मलेरिया, जवाब होगा स्पोरोजोइट। मतलब मच्छर हमें क्या देता है? स्पोरोजोइट देता है। दूसरी बात, मलेरिया साइकिल में, ये दोनों साइकिल हो गई, इस मलेरिया साइकिल में सबसे डेंजर अवस्था कौन सी है, डेंजर स्टेज कौन सी है? तो भी जवाब होगा स्पोरोजोइट। दोनों एमसीक्यू क्लियर हुए। मच्छर बाइट करते समय आपके रक्त में क्या डालेगा? स्पोरोजोइट डालेगा। और दूसरा एमसीक्यू, सबसे डेंजर क्या होता है इस पूरे साइकिल में, कौन सी स्टेज डेंजर है? तो भी जवाब होगा स्पोरोजोइट। चलिए आगे बात करते हैं। ये स्पोरोजोइट आ गए ह्यूमन बीइंग में, मतलब जिस मनुष्य को मच्छर ने काटा उस मनुष्य में आ गए। अब यहां से क्या होना है? सबसे पहले ये किसके पास जाएंगे? तो याद रखना है लीवर की सेल के पास में। मच्छर काटते ही जो आपका स्पोरोजोइट है वो कहां पहुंचेगा? लीवर की सेल में। लीवर की सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा जीआईटी में, हिपेटिक सेल को हम बोलते हैं लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। यह जो हिपेटिक सेल्स हैं, हिपेटिक सेल्स इनमें पहुंच जाएगा और इन हिपेटिक सेल्स में पहुंचने के बाद में इनको मोटा करेगा वो, और इसे हम बोलेंगे हिप्नोजॉइड्स। क्या बोल देंगे? हिप्नोजॉइट। हिप्नोजोइट या हिपेटिक डोरमेंसी। एक बात याद रखना, एक एमसीक्यू मिलेगा आपको आगे, मैं बताऊंगा इस एमसीक्यू के बारे में।
कि मलेरिया रिलैप्स होता है। बोले तो मलेरिया बार बार, एक बार हो गया फिर ठीक हो गया, फिर लक्षण आने लगे, फिर ठीक हो गया, फिर लक्षण आने लगे, मतलब मलेरिया की बीमारी रिवर्ट बैक होती है, पुनः वापस लौटकर आती है। इस पुनः वापस लौटकर आने के पीछे जो जड़ होती है वह क्या है? आपका जवाब होगा हिप्नोजॉइट्स। हिप्नोजॉइट की वजह से मलेरिया रिलैप्स होता है, मलेरिया पुनः पाया जाता है, पुनः वापस लौटकर आता है। क्लियर है पॉइंट? तो हिपेटिक डोरमेंसी सबसे पहले किसके पास पहुंचे? ये लीवर के पास में। लीवर की सेल कौन सी है? हिपेटिक सेल। इनके पास जाने के बाद आप इन्हें क्या बोलोगे? हिप्नोजॉइट। एक ट्रिक याद रखना, HMT। HMT मनुष्य में क्या होता है? HMT। पहले घड़ी आती थी ब्रांडेड घड़ी, जिसे HMT की घड़ी बोला करते थे। इससे याद रखना आप HMT। H का मतलब है हिप्नोजॉइट, लीवर में हो रहा है, दूसरा होगा मीरोजॉइट और तीसरी होगी ट्रोफोजॉइट। 3 स्टेज होती है मनुष्य के अंदर, हिप्नोजॉइट्स, मीरोजॉइट, ट्रोफोजॉइट। HMT से याद रखना है आपको, ट्रिक बता रहा हूं, HMT। H का मतलब हिप्नोजॉइट, लीवर में संपन्न हो गया। अब ये जो सेल है वो ब्रास्ट हो जाएंगी, मतलब हिपेटिक सेल जिसके अंदर स्पोरोजॉइट घुस गया। लीवर की सेल थी, उसमें स्पोरोजॉइट घुस गया और उसने इसको तोड़ दिया, विखंडन कर दिया। जब टूटकर बाहर निकली उसका नाम क्या है? मीरोजॉइट। देखो दूसरी स्टेज मैंने लिखी है एच में एम, मीरोजॉइट बाहर निकल गए। पहला क्या था? हिप्नोजॉइट्स। पहली क्या थी? हिप्नोजॉइट्स। ये सबसे पहली है मनुष्य में संपन्न होने वाली पहली अवस्था, हिप्नोजॉइट्स लीवर में। दूसरी, जब लीवर की सेल टूटेगी तो क्या बनेगा? मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स। क्लियर है? मीरोजॉइट के बाद में अब ये आरबीसी में प्रवेश करेंगी। किस में प्रवेश करेगी? आरबीसी में। यह इरिथ्रोसाइट है। इरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं बेटा? आरबीसी को। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स इनमें जाएंगी। अब सुनिएगा, यहां से जब इसके अंदर जाती हैं यह, तो जो आरबीसी सिकल सेल की होती हैं, सिकल सेल शेप की, आपने पढ़ा होगा एक डिजीज आती है, आपने ब्लड के अंदर पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया। अगर किसी महानुभाव को सिकल सेल एनीमिया हो रखा है ना, तो उसमें मलेरिया का जेनेटिक रेजिस्टेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मीरोजॉइट होती हैं वह नॉर्मल शेप की आरबीसी में ही घुस सकेंगी। अगर आरबीसी नॉर्मल शेप की नहीं है, बोले तो हंसियाकार है, सिकल शेप में कैसा होता है? हंसियाकार सिकल शेप की होती है, उनमें मीरोजॉइट घुसेंगी नहीं। इसलिए उन लोगों के अंदर, जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो रखा है, उन लोगों में इरिथ्रोसाइटिक से जो स्टेज है वो संपन्न ही नहीं होगी, मतलब मीरोजॉइट उनकी आरबीसी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्लियर है? ये सारे एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली पॉइंट्स में। अब देखो आरबीसी के अंदर क्या घुस गया? मीरोजॉइट। जब घुस गया तो क्या बना लेगा? तीसरी स्टेज आ जाएगी ट्रोफोजॉइट। HMT में तीसरी स्टेज क्या बताई थी मैंने? T। HMT, हिप्नोजॉइट, मीरोजॉइट, ट्रोफोजॉइट। लीवर में क्या बना? हिप्नोजॉइट। और लीवर की सेल टूटने के बाद क्या बनी? मीरोजॉइट। और आरबीसी में घुसने के बाद क्या बन गई? ट्रोफोजॉइट। अब ट्रोफोजॉइट जो है यह मैच्योर हो जाएंगी, मतलब आरबीसी की जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी और यह भी ब्रस्ट होगी। जब यह टूटेगी तो यहां से क्या निकलेंगे? गैमिट्स निकलेंगे, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बाहर निकल गए। ये देखो गैमिट्स बाहर निकल रहे हैं आरबीसी के टूटने से। यह जो ट्रोफोजॉइट है यह प्रेजेंट रहता है इनकी आरबीसी में। यही मैंने बोला था, अगर ब्लड को आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे दोगे तो यह ट्रोफोजॉइट उसे बीमारी कोज कर सकते हैं, और इसी को हमने कहा था ट्रोफोजॉइटिक इंड्यूस्ड मलेरिया नाम दिया था। यह स्टेज आरबीसी में पाई जाती है। जब यह ब्रास्ट हो जाएगी आरबीसी, गैमिट बाहर निकल गए। गैमिट का मतलब मच्छर की गलती नहीं, ह्यूमन बीइंग मच्छर को प्रेग्नेंट कर रहा है। देखो ये गैमिट निकल गए, दोनों गैमिट हम ही देते हैं, मेल गैमिट भी और फीमेल गैमिट भी। ऐसा नहीं है कि मेल गैमिट हम दे रहे हैं और फीमेल गैमिट मच्छर से बनेगा, नहीं, दोनों हम देते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों देते हैं। मतलब दोनों प्रकार के गैमिट मनुष्य मच्छर को प्रदान, मच्छर बोले तो मछली, उसे दे रहा है। अब मछली के पास गैमिट पहुंच गए। पहले गैमिट छोटे होते हैं, माइक्रो गैमिट, साइज में फिर क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, मैक्रो गैमिट बोल देंगे। अब मैक्रो गैमिट को नाम दिया जाएगा जाइगोट। जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बना लेंगे? जाइगोट। यही होता है मेल और फीमेल गैमिट का मिश्रण, क्या कहलाता है? जाइगोट। जाइगोट। अब यहां पर कोई ओवेरी तो है नहीं, मछली का तो अंदर एक ही होता है, वो क्या है इसकी? GIT ट्रैक्ट, बोले तो गट। तो याद रखना है
इसकी मिडगट में ये काम संपन्न हो रहा है, मतलब जो मछली की नाल है जहां से वो भोजन लेती है उसमें, क्योंकि उसमें पूरे लक्षण नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, रिप्रोडक्टिव, ये थोड़ी होते हैं। मछली में तो गट नलिका है जहां से वो भोजन लेती है और बाहर वेस्ट प्रोडक्ट निकालती है, उस गट में ही संपन्न हो रहा है ये काम। उसकी गट में फिर बनेंगे उकाइनिटी, और उकाइनिटी उसिष्ट बना लेंगे, और यह जब मछली की लार है वहां से ब्रस्ट हो जाएगी सिस्ट बनकर, और जब सिस्ट ब्रस्ट होगी तो फिर स्पोरोजोइट बाहर निकलेंगे, और स्पोरोजोइट किस में प्रवेश करेंगे, फिर पुनः जब मच्छर काटेगा बॉडी में प्रवेश करेंगे, ह्यूमन बीइंग की में। इस पूरे साइकिल का नाम होता है सेक्सुअल असेक्सुअल साइकिल। एक को हम बोल रहे हैं आपका ह्यूमन बीइंग का साइकिल, ह्यूमन साइकिल, और दूसरा है मॉस्किटो साइकिल। एक बार क्विक रिव्यूज में रिवीजन देख लीजिएगा। सबसे पहले मच्छर ने क्या दिया आपको, स्पोरोजोइट। किसके अंदर गया स्पोरोजोइट, ब्लड में, ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचा, लीवर के पास। लीवर की सेल का नाम क्या है, हीपेटोसाइट्स, हीपेटिक सेल, उसमें प्रवेश कर गया और क्या बना लिया, हिप्नोजोइट्स। हिप्नोजोइड साइज में बड़ी हो जाएंगी, हिपेटिक डोरमेंसी कहलाएगी, ब्रस्ट हो जाएंगी, क्या बाहर निकलेगा, मीरोजोइट्स। मीरोजोइड किस में प्रवेश करेगा, आरबीसी में। सिकल सैप की आरबीसी तो प्रवेश नहीं करेगा, क्लियर है, इसीलिए जेनेटिक रेजिस्टेंस होता है सिकल सेल एनीमिया में। मीरोजोइड जैसे यहां पहुंचेगा आरबीसी में घुसेगा, आप क्या बोलोगे उसे, ट्रोफोजोइट। एचएमटी हो गया, तीनों स्टेज पूरी हो गई, हिप्नोजोइड्स, मीरोजोइड, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट आपकी आरबीसी में है, आरबीसी ब्रस्ट होगी, बड़ी हो जाएगी, पहले आप इसे इरिथ्रोसाइटिक सीजोंट बोलोगे, ब्रस्ट हो जाएगी, गैमिट निकलेंगे, मेल और फीमेल दोनों गैमिट निकलते हैं। गैमिट किसके पास जाएंगे, मच्छर के पास। जब आप मच्छर काटेगा आपको आपका खून चूसेगा, उसको गैमिट मिल गए, मतलब आपने मछली को प्रेग्नेंट कर दिया, मछली के पास पहुंच गए मेल और फीमेल गैमिट। दोनों गैमिट छोटे होते हैं, माइक्रो गैमिट, फिर बड़े हो जाएंगे मैक्रो गैमिट, फिर दोनों गैमिट जो है वो जाइगोट बना लेंगे, और उसकी गट के अंदर, मतलब जो भोजन नलिका है उसकी गट, उस गट के अंदर उसिष्ट बनाएंगे, और उसिष्ट उसकी लार में रप्चर हो जाएगी। जब उसिष्ट फटेगी तो उसकी लार में क्या निकलेंगे, स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट आपको क्या कर देंगे, आपको इन्फेक्ट करेंगे, और यह साइकिल पुनः चलता रहेगा। ऐसा का ऐसा साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। यह मलेरिया के साइकिल कहलाते हैं। एक प्रकार से दोनों में संपन्न हो रहा है, एक मच्छर में भी और एक ह्यूमन बीइंग में भी, क्लियर है। अब यहां पर जो कुछ पर्टिकुलर सवाल थे जो हमने डिस्कस करे हैं इसमें, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सबसे पहले तो देखिएगा, अंतर बताता हूं मैं आपको मच्छर में और मनुष्य में। इस संदर्भ में मलेरिया को लेकर मॉस्किटो में क्या संपन्न होता है और ह्यूमन में क्या संपन्न हो रहा है। तो देखिएगा, एक तरफ मॉस्किटो है और एक तरफ ह्यूमन बीइंग है। सबसे पहले मॉस्किटो को कहा जाता है प्राइमरी होस्ट। क्या कहते हैं, प्राइमरी होस्ट, जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल संपन्न होती है वह प्राइमरी होस्ट कहलाता है, क्लियर है। लेकिन केवल जहां ग्रोथ होती है, एसेक्सुअल साइकिल संपन्न होता है, उसे हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन कैसा हो गया, सेकेंडरी होस्ट, और मछली कैसी हो गई, प्राइमरी होस्ट। दूसरा पॉइंट, इसे कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट, यही बात है। डेफिनेटिव मतलब उसके ग्रोथ के लिए परम आवश्यक है। डेफिनेटिव होस्ट यह है बीच वाला, इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, दो हो गए। पहला होस्ट आपका है डेफिनेटिव होस्ट, दूसरा है इंटरमीडिएट होस्ट। तीसरा पॉइंट, एग्जाम का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये बनता है सेक्सुअल साइकिल और असेक्सुअल साइकिल को लेकर। याद रखना है मच्छर में कैसा संपन्न हो रहा था, सेक्सुअल साइकिल। मच्छर में कौन सा साइकिल हो रहा था, सेक्सुअल साइकिल। आपने प्रेगनेंसी गैमेट मच्छर को दिए, मच्छर ने कंप्लीट किया इसको, तो इससे कहा नाम है सेक्सुअल साइकिल। और ह्यूमन बीइंग में कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल साइकिल, मतलब एसेक्सुअल साइकिल संपन्न होता है मनुष्य में, सेक्सुअल साइकिल संपन्न होता है किनमें, मच्छर में, क्लियर है। चलिएगा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस दोनों के अंदर, आपका
जो मॉस्किटो है, इस मॉस्किटो में जो संपन्न हो रही है इसे हम बोलते हैं स्पोरोगोनी। क्या बोलते हैं इसे हम? स्पोरोगोनी। यानी जो स्पोरोजोइट है वो बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी। इसे कहा जाता है सीजोगोनी, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं? सीजॉइंट बनते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सीजोगोनी। 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 क्लियर है? एक का नाम है स्पोरोगोनी, दूसरे का नाम है सीजोगोनी। तो ये दोनों जो चीजें हैं आपकी, यह डिफरेंस करता है, बेसिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। स्पोरोगोनी, सीजोगोनी, सेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। क्लियर है? किसको क्या नाम से पुकारा जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मच्छर को बोलोगे प्राइमरी होस्ट, ह्यूमन को बोलते हैं सेकेंडरी होस्ट। मच्छर को बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, ह्यूमन को बोलेंगे इंटरमीडिएट होस्ट। मच्छर में संपन्न होता है सेक्सुअल साइकिल, ह्यूमन बीइंग में संपन्न होता है एसेक्सुअल साइकिल। मच्छर में जो साइकिल संपन्न हो रहा है इसे स्पोरोगोनी कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग में जो संपन्न हो रहा है इसे सीजोगोनी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये पॉइंट्स? चलिएगा अब बात करते हैं बेहद इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स के बारे में। क्वेश्चंस एग्जाम के जो हमने साइकिल में पढ़ा है वहीं से हम एमसीक्यू निकाल के ला रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला एमसीक्यू, अगर मलेरिया पॉजिटिव व्यक्ति है उसे रक्तदान कब तक नहीं करना चाहिए? ब्लड डोनेशन कब तक नहीं करना चाहिए? आंसर होगा 3 साल तक। तो याद रखना है, मलेरिया पॉजिटिव पर्सन, मलेरिया पॉजिटिव पर्सन restricted for blood donation, वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। कब तक? for 3 year, 3 साल तक उसे ब्लड नहीं डोनेट करना है, क्योंकि जो ट्रोफोजोइट हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को भी मलेरिया पॉजिटिव बना देंगे। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह रह रहा है जहां मलेरिया एंडेमिक क्षेत्र है, जहां मलेरिया के बहुत केस आ रहे हैं, जैसे उड़ीसा बताया, ऐसी जगह रहने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो भी 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करेगा। पॉजिटिव नहीं बता रहा हूं मैं, ऐसे क्षेत्र में रह रहा है जहां मलेरिया के बहुत केस आते हैं, मतलब एंडेमिक क्षेत्र है मलेरिया का, तो भी 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करेगा। तो याद रखना है, पर्सन lived in मलेरिया एंडेमिक एरिया। कौन सा एरिया? मलेरिया एंडेमिक एरिया। नॉट डोनेट ब्लड फॉर 1 year। कितने साल तक ब्लड डोनेट नहीं करेगा? 1 साल तक ब्लड डोनेट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एमसीक्यू नंबर 3। जैसा मैंने बताया जब पढ़ा रहा था साइकिल, कहा था ऐसी कौन सी डिजीज है जो जेनेटिक रेजिस्टेंस दिखाती है मलेरिया के प्रति, तो बताना है कि विच डिजीज सो जेनेटिक रेजिस्टेंस टूवर्ड्स मलेरिया के प्रति जेनेटिक रेजिस्टेंस कौन सी डिजीज दिखाती है? आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। कारण भी बता देता हूं, क्योंकि सिकल सेल आरबीसी में मीरोजोइड प्रवेश नहीं करती हैं। याद रखना है,
वजह क्या है? मीरोजॉइट, मीरोजॉइट जो जो आपकी लीवर सी जॉइंट बनते हैं, जो आपकी हिप्नोजॉइट्स हैं, उनसे रप्चर होने से बनती मीरोजॉइट, जो आरबीसी में जाती हैं। तो मीरोजॉइट नॉट एंटर इन सिकल सेप आरबीसी, नॉट एंटर इन सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेफ आरबीसी। जो सिकल सेप की आरबीसी होती है, उस आरबीसी के अंदर मीरोजॉइट प्रवेश ही नहीं करेगी। जब प्रवेश ही नहीं करेगा, उसका मतलब उस व्यक्ति में जेनेटिक रेजिस्टेंस देखा जाएगा। नेक्स्ट, कौन से व्यक्ति को ऐसी जगह जाने से रोकते हैं जहां मलेरिया के बहुत केस आते हैं? मतलब विच पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रैवल इन मलेरिया एंडेमिक एरियाज? आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति। इन्हें उस जगह नहीं जाने देते हैं जहां पर मलेरिया के बहुत केस आ रहे हैं। तो याद रखना है कि विच पर्सन restricted to travel in malaria endemic area, मलेरिया के एंडेमिक एरिया में जाने से किन लोगों को रोका जाता है? जवाब होगा सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्तियों को ही। इन्हें वहां नहीं जाने देते हैं जहां मलेरिया के बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्तियों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल आरबीसी है इनकी वो प्रभावित हो जाएंगी। और अगर कुछ सेल तो वैसे सिकल सेप्ड हैं, जो बची हुई नॉर्मल सेल हैं वहां पर अगर मलेरिया का अटैक हो गया तो बहुत घातक हो जाएगा, व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो रखा है उन्हें कभी भी परमिशन नहीं देंगे वहां जाने की जहां मलेरिया के बहुत सारे केस आते हैं। मतलब मलेरिया एंडेमिक एरियाओं में जाने की परमिशन इसे नहीं मिलती है, क्योंकि जो बची हुई सेल्स हैं जो नॉर्मल हैं वो भी हो सकता है मलेरिया की चपेट में आ जाएं, तो बनने चले चौबेजी बन जाएं दोबेजी, हालत खराब हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस व्यक्ति को रोक देंगे, ना भाई आप तो जाओ ही मत, यहां रेस्ट्रिक्ट रहो। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, आपकी जो मलेरिया रिलैप्स होता है, मैंने कहा मलेरिया दोबारा रिवर्ट बैक होता है, उसका कारण क्या है? तो याद रखना है कोज ऑफ रिलैप्स मलेरिया, कोज ऑफ रिलैप्स मलेरिया, रिलैप्स का मतलब होता है रिवर्ट बैक, पुनः होना, रिवर्ट बैक। तो मलेरिया का रिवर्ट बैक होने के पीछे कारण क्या है, क्या जड़ है इसकी? जब पढ़ा रहा था तो बताया था कि इसके पीछे जड़ जो होती है वह क्या है। तो आपका जवाब होगा कि जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं वह इसकी जड़ होती है। क्या होते हैं? ट्रोफोजोइड्स। ड्यू टू कंटिन्यूसली हो रहे हैं वापस, जैसे मैंने कहा आपने पढ़ा स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में जाएगा, हिप्नोजोइड्स बनाएगा, हिप्नोजोइड्स मीरोजोइट बनाएंगे और मीरोजोइट ट्रोफोजोइट बनाएंगे। तो इसके पीछे जो कारण रेस्पॉन्सिबल है वह होता है हिप्नोजोइड्स, मीरोजोइड्स नहीं, हिप्नोजोइड्स। तो हिप्नोजोइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलैप्स मलेरिया। और इसको रोकने के लिए क्या देते हैं, याद रखना है, इसका ट्रीटमेंट होता है प्रीमाक्विन। प्रीमाक्विन जो दवाई है, पिक्यू बोले प्रीमाक्विन की दवाई दी जाती है किससे रुकने के लिए? हमारे मलेरिया रिलैप्स से रोकने के लिए, बचाव के लिए हम देते हैं प्रीमाक्विन। तो हिप्नोजोइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? हिप्नोजोइड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आपका रिलैप्स मलेरिया के लिए। एक क्वेश्चन जो 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है बॉडी का मलेरिया में? तो याद रखना है स्प्लीन। विच ऑर्गन अफेक्टेड मोस्टली
affected mostly in malaria, mostly in malaria, मलेरिया में मोस्टली कौन सी ऑर्गन है जो प्रभावित होता है? आपका जवाब होगा स्प्लीन, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान इसे कहा जाता है। जब आरबीसी टूटेगी तो स्प्लीन का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, स्प्लीनोमेगेली हमें देखने को मिलता है। हम कह देंगे कि स्प्लीन जो है मुख्यतः प्रभावित होती है मलेरिया में। क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट नोट्स बताए? अगर मलेरिया पॉजिटिव है, रक्तदान नहीं करेगा 3 साल तक, ऐसी जगह रहता है जहां मलेरिया के बहुत केस आते हैं, 1 साल तक ब्लड डोनेशन नहीं करेगा। ऐसी बीमारी जो जेनेटिक रेजिस्टेंस दिखाती है मलेरिया के प्रति, सिकल सेल एनीमिया, ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसी जगह जाने से रोकते हैं जहां मलेरिया के बहुत केस आते हैं एंडेमिक एरियाज के अंदर, जवाब होगा सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा जो मलेरिया रिलैप्स होता है, बार बार होता रहता है, उसके पीछे क्या जिम्मेदार है? हिप्नोजॉइड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या देते हैं हम उसके लिए? तो मैंने बताया इसके लिए हम देते हैं प्रीमा क्विन। कौन सा ऑर्गन बॉडी का मुख्यतः प्रभावित होता है मलेरिया में? जवाब होगा स्प्लीन, क्योंकि आपकी स्प्लीन वह स्थान है जहां आरबीसी का देहांत होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। यही वजह है कि आरबीसी जो है वह जब टूटेगी तो यहाँ स्प्लीनोमेगेली, लार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, तिल्ली का बढ़ावा देखा जाता है। तो ये कुछ कॉमन एमसीक्यू थे मलेरिया से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किए हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को लेकर, बोले तो साइन एंड सिम्टम्स को लेकर। क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलने वाले हैं मलेरिया में? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मलेरिया। तो आपने देखा होगा मलेरिया का जो फीवर है वह स्टेप्स में आता है और इसकी टोटल 3 स्टेप होती हैं। कितनी स्टेप होती हैं? 3। सुना होगा ठंड लग के बुखार होती है, क्लियर है? तो सबसे पहले स्टेज होती है ए कोल्ड, बहुत तेज ठंड लगती है व्यक्ति को, कोल्ड। पहली अवस्था कोल्ड मतलब तेज ठंड लगेगी, लेकिन यहां पर क्या क्या चीजें रहती देखो, आपको नजर आएगा हेडक, व्यक्ति को सिर दर्द रहता है इस अवस्था में। इसके अलावा टेम्परेचर इसका रहना है 39 to 41 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है, 41 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है, क्लियर? इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? बहुत कम ड्यूरेशन का यह स्टेज होता है और इसमें आपको जो ड्यूरेशन रहने वाली है वह 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रह सकती है। यहाँ इस अवस्था में एक चीज कॉमन होती है, वह सिवरिंग, कपकपी लगती है बॉडी में, तो सिवरिंग देखने को मिलेगा, सिवरिंग। और सिवरिंग की जो वजह है ना, याद रखना मलेरिया में कपकपी क्यों लगती है? ट्रोफोजोइट की वजह से, क्लियर है? यह वजह है ड्यू टू ट्रोफोजोइट। जो आपकी ट्रोफोजोइट हैं वह क्या होती हैं? गैमेट्स निकालेंगे, रप्चर होंगी। जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है, गैमेट बाहर निकलते हैं, उस अवस्था में कपकपी नजर आती है। तो ट्रोफोजोइट जो थी, बोले तो मीरोजोइट जब आरबीसी में प्रवेश करती है हम उसे ट्रोफोजोइट कह देते हैं। इन ट्रोफोजोइट की देन होती है सिवरिंग करना, मतलब कपकपी लगकर, ठंड लगकर बुखार लगती है, बहुत तेज शरीर में वाइब्रेशन देखने को मिलता है, बोले तो सिवरिंग होना, क्लियर है? ये पहली अवस्था है कोल्ड स्टेज। उसके बाद आएगी दूसरी अवस्था बी, उसके बाद हॉट, मतलब अब इसे हॉट होगा, मतलब गर्मी का एहसास होगा। अब यहां इसमें भी हेडक होगी, सिर दर्द यहां भी होता है। इसके अलावा सिर दर्द के अलावा इसे रहने वाला है यहां पर बर्निंग सेंसेशन, कुछ जलन सा महसूस होता है, बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि बॉडी में गर्मी है तो ऐसा फीलिंग आएगा कि पूरी बॉडी जल रही है, बर्निंग सेंसेशन नजर आता है। इसके अलावा यहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर रहता है 103 से लेकर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, तो वो थोड़ा हाई टेम्परेचर है, हॉट फीलिंग आ रही है।
ड्यूरेशन कितनी रहती है इस स्टेज की, तो थोड़ी लंबी ड्यूरेशन देखने को मिलती है, मतलब बुखार का समय ज़्यादा होता है, इसलिए मलेरिया बुखार बोलते हैं। तो यह समय 2 से लेकर लगभग 6 घंटे का रहेगा। 2 से लेकर 6 घंटे तक जो व्यक्ति है जिसे मलेरिया हुआ है वह इस अवस्था में रहने वाला है, दूसरी अवस्था में। चलिए अब बात करते हैं तीसरी अवस्था के बारे में। सी, पहले ठंड लगी, फिर गर्मी लग गई, अब तीसरा क्या होने वाला है, इसे स्वीटिंग होगी, पसीने ही पसीने आएंगे। पहले व्यक्ति को सर्दी लगती है, बोलते हैं कम्बल को से कवर कर दो। जब कम्बल से कवर करते हैं थोड़ी देर बाद बोलता है कम्बल को हटा लो, बहुत तेज गर्मी लग रही है, और फिर तर बतर हो जाता है, पूरे पसीने ही पसीने आ जाते हैं, मतलब स्वेटिंग आ जाएगी। स्वेटिंग में बहुत हैवी स्वेटिंग देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा पसीना देखने को मिलता है, और यह अवस्था देखने को मिल सकती है कितने समय के लिए, तो याद रखना है इसकी ड्यूरेशन हो सकती है 2 से लेकर 4 घंटे तक। 2 से लेकर 4 घंटे तक हमें पसीने वाली अवस्था देखने को मिल सकती है। देखिएगा लक्षणों के बारे में हमने बात किया है। मैंने बोला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था, जब भी मलेरिया आए आपको याद रखना है सर्दी लगकर बुखार चढ़ती है मलेरिया में, कॉमन सा लक्षण है, सभी लोगों को पता होता है। अब सर्दी लगकर चढ़ती है मतलब पहली अवस्था क्या होनी है, सर्दी। सर्दी बोले तो कोल्ड, पहला कोल्ड वाली स्टेज होती है, सिवरिंग होती, कपकपी लगती है। सिवरिंग का वजह क्या है, तो वह ट्रोफोजोइट बोलेंगे हम। ट्रोफोजोइट की वजह से, जो ट्रोफोजोइट रिलीज करती है आपके गैमेट्स को, इस वजह से हमें सिवरिंग देखने को मिलती है, बॉडी में कपकपी देखने को हमें मिल जाती है। इसके अलावा ऐसा मत बोलना कि कोल्ड है इसका मतलब बुखार नहीं है, याद रखना है सर्दी लग रही है लेकिन फिर भी बुखार है, मतलब टेम्परेचर लोगे ना आप व्यक्ति का तो टेम्परेचर हाई नजर आएगा, तो टेम्परेचर 39 to 41 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बुखार है इसे, अभी भी ठंड लगने के बावजूद बुखार है। दूसरी अवस्था में फिर बहुत तेज गर्मी का फीलिंग आएगी, हॉट, हेडेक, बर्निंग सेंसेशन, और टेम्परेचर 103 से 104। स्वेटिंग, हैवी स्वेटिंग देखने को मिलता है, और ड्यूरेशन 2 से 4 घंटे का हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। लक्षणों के बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। बोले तो कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए यहां। पहला कॉमन टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यह एग्जामिनेशन ही मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन जो परफॉर्म होने वाला है वह यही है, मोस्ट कॉमन यही करते हैं। रक्त का सैंपल लिया जाता है, सभी लोगों को पता होगा मलेरिया में, यही है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसे बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड सैंपल। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लिया जाता है। यहां पर स्लाइड बनाते हैं, कितना ब्लड लेते हैं तो बताना है 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप लेते हैं, 1 ड्रॉप बाई फिंगर प्रिक, अंगुली को प्रिक करते हैं, और मलेरिया की जांच के लिए 1 बूंद खून की ले लेते हैं। पेरिफेरल ब्लड है ये। किस पर लेते हैं तो फिर बनाएंगे, स्लाइड बनाते हैं, प्रिपेयर स्लाइड। क्या बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं भाई। कब लेना चाहिए याद रखना है, क्वेश्चन मिलता है बताओ मलेरिया का जो ब्लड सैंपल है वो कब लेते हैं, तो जो फेब्राइल पीरियड है उसके बाद लिया जाता है। तो याद रखना है सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्ट आफ्टर फेब्राइल पीरियड। कौन सा पीरियड, फेब्राइल पीरियड। जो फेब्राइल पीरियड होता है जब व्यक्ति को फीवर देखने को मिल रहा है, ज़्यादा कंडीशंस खराब नजर आ रही है, उस फेब्राइल पीरियड के बाद में हमें सैंपल लेना होता है। क्लियर है। स्लाइड पर सवाल देखिएगा, 2 प्रकार की स्लाइड यहां होती हैं जहां एमसीक्यू बनता है। एक थिक स्लाइड बनाते हैं और एक थिन स्लाइड बनाते हैं। थिक मतलब गाड़ी, थिक स्लाइड, और दूसरी थिन स्लाइड, थिक और
थिन स्लाइड। दो प्रकार की स्लाइड बनती हैं, थिक और थिन। एक पर ही बनाते हैं, दिखा रहा हूं मैं आपको कैसे बनाते हैं थिक और थिन स्लाइड। ऐसे कांच की आपकी एक स्लाइड है, इस पे एक थिन है और एक थिक स्लाइड है। ऐसे दो स्लाइड बनाते हैं। यह वाली थिन स्लाइड है, यह वाली थिक स्लाइड है। थिन और थिक। जो आपकी थिक स्लाइड है यह बताती है पैरासाइट को, याद रखना, और थिन स्लाइड बताती है जाति को, स्पीशीज को। सवाल आया हुआ है एग्जाम में, बताओ थिक स्लाइड क्या बताती है, थिन स्लाइड क्या बताती है। जब मलेरिया के अंदर हम स्लाइड बनाते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेकर, तो जो पतली स्लाइड बनती है वह जाति को इंडिकेट करती है, जो थिक स्लाइड होती है वह पैरासाइट को इंडिकेट करती है। क्लियर है। यह पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट कंपन हुआ, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कुछ और भी लेटेस्ट टेस्ट अभी आए हैं, जिनमें एक टेस्ट है आपका क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट। याद रखना है नाम, न्यू टेस्ट है, क्वांटिटेटिव बफी कोल्ड टेस्ट, क्यूबीसी, क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट। क्या करते हैं इसमें, ब्लड को मिक्स करते हैं फ्लोरोसेंट डाई के साथ में, फ्लोरोसेंट डाई के साथ मिक्स करके सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे इनको, सेंट्रीफ्यूज्ड, और फिर डिटेक्शन करते हैं आपके पैरासाइट का। यह है क्वांटिटेटिव बफी कोट टेस्ट, क्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टेस्ट कर सकते हो आप फास्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, RDT, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। जल्दी पता लगाते हैं इसमें हम डिटेक्ट करते हैं मलेरिया एंटीजन, मलेरिया एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। समय कितना लेते हैं, 15 मिनट। 15 मिनट में यह रिजल्ट दे देगा, इसीलिए इसे रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मलेरिया के नाम से जाना जाता है। एक टेस्ट और करते हैं जिसे हम बोलते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट, यानी जिसमें सीरम का अध्ययन किया जाएगा। सीरम बोले तो एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाएगा। इसमें इसी का दूसरा नाम है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जिसमें हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडी को। तो यहां हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ मलेरिया एंटीबॉडी, मलेरिया एंटीबॉडी, ए भी बोले तो एंटीबॉडीज। तो एक में एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, एक में एंटीजन डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या क्या डिस्कस किया है हमने, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज ये रहती है, एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। हमने बताया आपको डिजीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट करी। मलेरिया डिजीज का नाम है, रिसेंट फैक्ट में बताया सर्वाधिक मलेरिया कहाँ, अफ्रीका में। इंडिया का कौन सा स्थान, चौथा स्थान। इंडिया में कौन सा स्टेट सर्वाधिक है, ओडिशा। कौन सी कंट्री फ्री हो चुकी है मलेरिया से, अर्जेंटीना और अल्जीरिया। भारत ने कब तक फ्री होने का निर्णय किया है, टारगेट बनाया है,
2030 तक। कैसी डिजीज है? प्रोटोजोवल, वेक्टर बॉर्न, पैरासाइटिक, वाटर रिलेटेड डिजीज है होती है। इसके बाद देखिएगा, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को लेकर हमने डिस्कस किया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में प्रोटोजोवल पैरासाइट होता है, स्पीसीज प्लाज्मोडियम होती है, 4 प्रकार हैं। वाइवेक्स कॉमन है, इंडिया में मुख्यतः यही कोज करता है मलेरिया। फैल्सीफेरम डेंजर है, ब्लैक वाटर फीवर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ओवेल और मलेरी जो होते हैं वह कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हमने बात की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में 3 मैंने मोड बताए। वेक्टर बॉर्न मुख्यतः होता है, कंजेनाइटल माता से बच्चे में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ब्लड के कंटामिनेटेड चीज़ों के द्वारा ट्रोफोजोइटिक इंड्यूस्ड मलेरिया भी देखा जा सकता है। वेक्टर याद रखना एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। शहरों में कौन सा? स्टीफेंसी। गांव में कौन सा? क्यूलीफेसियस। इसके अलावा साइकिल हमने डिस्कस किया। एंटर करता है स्पोरोजोइट, लीवर में जाता है, हिप्नोजोइट बनाता है, रप्चर होती है, मीरोजोइट बनाता है। आरबीसी में प्रवेश करने के बाद हम उसे ट्रोफोजोइट बोल रहे हैं। ट्रोफोजोइट रप्चर होती हैं, गैमिट बनाते हैं, गैमिट मछली को मिलते हैं और मछली लास्ट में उसिस्ट बनाकर रप्चर करती है और आपकी लार के द्वारा स्पोरोजोइट आपको प्रदान कर देगी। मॉस्किटो के अंदर प्राइमरी होस्ट, ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट। मॉस्किटो डेफिनेटिव होस्ट होता है, ह्यूमन इंटरमीडिएट होस्ट है। सेक्सुअल साइकिल मच्छर में, एसेक्सुअल साइकिल ह्यूमन में, स्पोरोगोनी मॉस्किटो में और सीजोगोनी ह्यूमन में। इसके अलावा हमने बात किया है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर। मलेरिया पॉजिटिव व्यक्ति ब्लड कब तक नहीं देगा? 3 साल तक। एंडेमिक क्षेत्र में रहने पर कितने साल तक नहीं देगा? 1 साल तक। जेनेटिक रेजिस्टेंस किसको है? सिकल सेल एनीमिया में। इसके अलावा आपकी किस व्यक्ति को आप एंडेमिक स्टेज में जाने से रोकोगे, एंडेमिक क्षेत्र में जाने से रोकोगे? सिकल सेल एनीमिया वालों को। मुख्यतः रिलैप्स मलेरिया का कारण क्या है? हिप्नोजोइट। रोकने के लिए क्या देते हैं? प्रीमाक्विन। कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? स्प्लीन। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट चीजें और यहां आपको याद रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि विच स्टेज एंटर मॉस्किटो टू ह्यूमन। मॉस्किटो से ह्यूमन में क्या एंटर करता है? बताओ। जवाब होगा, साइकिल आपने पढ़ा है, स्पोरोजोइट। और डेंजर स्टेज कौन सी होती है साइकिल की? डेंजर स्टेज ऑफ मलेरिया साइकिल की सबसे डेंजर स्टेज कौन सी है? तो भी आपका जवाब यही होगा और यह भी यही जवाब होगा, स्पोरोजोइट। तो ये 2 एमसीक्यू और आपके लिए। कौन सी अवस्था में प्रवेश करता है? स्पोरोजोइट में। सबसे डेंजर भी यही होती है। लक्षणों की बात हमने की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर। लक्षणों में हमने बात की है कि बताइएगा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं उन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी? ध्यान रखना है 3 अवस्थाओं में आता है, कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग। सबसे पहले सर्दी लगेगी, फिर गर्मी लगेगी और फिर पसीना ही पसीना आ जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट में कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उस टेस्ट का नाम है आपका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस, जिसमें पेरिफेरल ब्लड लेते हैं। फेब्राइल पीरियड के बाद में 2 स्लाइड बनाते हैं, थिन और थिक। थिक पैरासाइट, थिन स्पीसीज को दिखाती है। क्वांटिटेटिव बफी कोड टेस्ट, सेंट्रीफ्यूज करते हैं ब्लड और फ्लोरोसेंट डाई को। इसके अलावा 2 और टेस्ट बताए मैंने। पहला टेस्ट आपका रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, 15 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। और सीरोलॉजिकल टेस्ट में फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट इसे कहा जाता है, जिसमें मलेरिया की एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और भी कुछ बाकी रहा है मलेरिया में, जैसे इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इसकी इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, इसके अलावा सारा का सारा मैनेजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहाँ होती है, अंबर इंडेक्स, आपका सैंपल पॉजिटिव इंडेक्स, ये सारे के सारे जो इंडेक्स हैं, ये सारे पॉइंटों को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में
इतना ही।